नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर गोरखपुर से है, जहां कड़ाके की ठंड के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और नए साल का पहले जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात कर उनकी जन समस्याओं को वो सुनते हुए नजर आए और समाधान का भरोसा भी दिया। सबको आश्वस्त किया कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि हर पीड़ित की समस्या हर तत्काल कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में करीब 150 लोगों से मुलाकात की और उनकी जन समस्याओं को वो सुनते हुए नजर आए। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और इस सर्दी के मौसम में वो सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद नए साल के दिन के अवसर पर उनका ये पहला जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया जाता है, जिसमें सीएम योगी फरियादियों के पास जाकर उनकी समस्याओं को सुनते हुए नजर आते हैं। तो जनता की समस्याओं से रूबरू हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी फरियाद सुनी है और कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। उचित कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों से उनकी समस्याओं से वो रूबरू हुए। उनके पास जाकर उनकी समस्या को सुनते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। वही खबर लखनऊ से है, जहां होटल शरणजीत में 5 लोगों की हत्या मामले में 3 डॉक्टरों के पैनल ने शवों का पोस्टमार्टम कर दिया है। पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी भी कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पिता बदरुद्दीन उर्फ बदर के साथ मिलकर असद ने मां और बहनों की हत्या की थी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि असद ने मां अस्मा और बदर ने सबसे छोटी बहन आलिया को गला दबाकर मारा था और 3 बहनों की दोनों हाथों की नसें काट दी गई थी। इसके गहरे घाव मिले हैं। अरशद ने सबसे बड़ी बहन अलिशिया का गला भी देता था। सूत्रों के अनुसार आरोपी असद ने पुलिस से सोशल मीडिया में आए रिएक्शन के बारे में भी पूछा है। आपको बता दें कि शरणजीत होटल में हुए हत्याकांड के बाद आरोपी असद ने खुद को सरेंडर कर दिया, जबकि पिता फरार चल रहा है। वहीं पुलिस की 3 टीमें अभी भी आरोपी बदर की तलाश में जुटी है। होटल में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 4 बहन और अपनी मां की हत्या करने वाला असद खुद को सरेंडर कर देता है और अब अपने द्वारा बनाए गए उस वीडियो पर रिएक्शन कैसे आए हैं, इसके बारे में भी पुलिस प्रशासन से जानकारी मांग रहा है। हालांकि असद के बारे में उसके जानने वाले लोग कहते हैं कि वो सिरफिरा था और अपनी बहनों के साथ अक्सर मारपीट किया करता था। इस हत्याकांड का दूसरा आरोपी बदर अभी भी फरार बताया जा रहा है और उसकी तलाश पुलिस प्रशासन कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनका आ गया है। 4 बहनें और मां की जो हत्या हुई उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब पुलिस प्रशासन ने सार्वजनिक कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में की वीडियोग्राफी भी कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बदर के साथ मिलकर अरशद ने अपनी मां और बहनों की हत्या की है। रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए। असद ने मां अस्मा और बदर ने सबसे छोटी बहन आलिया को गला दबाकर मारा है और साथ ही साथ 3 बहनों की दोनों ही हाथों की नसें काट दी गई। तो पिता फरार है, वहीं बेटे ने खुद को सरेंडर कर दिया है। पांच लोगों की हत्या करके बदर अभी भी फरार बताया जा रहा है। वहीं प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी है बड़ी खबर। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्की की याचिका पर सुनवाई होगी आज
संभल हिंसा मामले में बर्क की याचिका पर सुनवाई होगी आज। एफआईआर को रद्द करने, गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुबह 11 बजे तक बर्क की याचिका पर सुनवाई की उम्मीद जताई जा रही है। नवंबर को संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा। संभल हिंसा मामले में बर्क की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। एफआईआर को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। एफआईआर के मुताबिक आरोपी नंबर 1 समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बनाया गया है। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपनी याचिका लगाई है। इस याचिका में एफआईआर को रद्द करने की मांग की है, साथ ही साथ गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। और आज इस याचिका पर सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो संभल हिंसा मामले में बर्क की याचिका पर आज सुनवाई होगी। एफआईआर को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग इस याचिका में की गई है। सुबह 11 बजे तक बर्क की याचिका पर सुनवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है। 24 नवंबर को संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है और एफआईआर में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 बताया जाता है। इसी एफआईआर को रद्द करने की मांग के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, याचिका लगाई है। इस याचिका में एफआईआर को रद्द करने की मांग की है, गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। 24 नवंबर को संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान ये हिंसा हुई थी और 1 महीने बाद हालांकि वहां के हालात तो संभल गए हैं, लेकिन अब याचिका लेकर पहुंचे हैं जियाउर रहमान बर्क, जिस पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो मथुरा से ठंड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 हो गई है। नए साल के मौके पर श्रद्धालुओं को घूमने में परेशानी हो रही है। यमुना एक्सप्रेस वे नेशनल हाईवे पर रेंग रहे हैं वाहन। मथुरा जंक्शन को आने वाली ट्रेनें भी घंटे भर लेट हो रही है। मंदिरों में भी श्रद्धालु कोहरे के बीच कर रहे हैं दर्शन। तो नए साल के मौके पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी अब बहुत कम, 0 के बराबर हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वाहन चलाने में दिक्कत हो रही है, जिससे भारी जाम की स्थिति बन गई है। तो घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 हो गई है। नए साल के मौके पर श्रद्धालुओं को घूमने में परेशानी हो रही है। यमुना एक्सप्रेस वे नेशनल हाईवे पर रेंग रहे हैं वाहन। मथुरा जंक्शन को आने वाली सभी ट्रेनें घंटे भर लेट भी हो रही है। ऐसे में बढ़ते ठंड का कहर अब यातायात व्यवस्था पर भी दिखने लगा है और श्रद्धालुओं को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंदिरों में श्रद्धालु कोहरे के बीच दर्शन कर रहे हैं। जाने की सोच रहा था, लेकिन कोहरा बहुत ज्यादा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा गलन हो रही है, लेकिन अभी हम जा नहीं पा रहे क्योंकि कोहरा बहुत है। कोहरा कम होगा तभी हम अपने हरियाणा जा पाएंगे बावल में। गलन की बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, बहुत ज्यादा गलन है, बिल्कुल कोहरे में दिखाई नहीं दे रहा। जब कोहरा खत्म होगा तभी जा पाएंगे। अभी हम यहीं पे रुकना पड़ रहा है हमें होटल में। नहीं, अभी तो कोई आनंद नहीं आ रहा इस कोहरे के कारण। इससे तो परेशानियां ही बहुत ज्यादा हो रही हैं। आज दिन में धूप निकली थी, लेकिन उसके बाद कोहरा बहुत पड़ रहा है और गलन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। खबर बलिया से है, जहां डबल मर्डर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। मुख्य आरोपी शिवम राय की गिरफ्तारी के समय पुलिस से मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लग गई। बलिया के नरही थाना क्षेत्र अंतर्गत बघौना गांव के पास आरोपी और पुलिस में मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि नए साल पर कोटवा नारायणपुर शराब की दुकान पर कुल्हाड़ी से 2 युवकों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। घायल आरोपी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो आरोपी के पैर में गोली लगी। सुबह लगभग 6 बजे नरही पुलिस को सूचना मिली थी कि जो उनके क्षेत्र में डबल मर्डर हुआ था, उसका आरोपी कहीं भागने की फिराक में है। इस सूचना पर
तत्काल नरही पुलिस मौके पर पहुंची तथा उस संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। उसने उससे बचते हुए पुलिस पर फायरिंग करते हुए वहां से भागने का प्रयास किया, जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा भी गोली चलाई गई, जिसमें उपरोक्त आरोपी के गोली लगी। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम शिवम राय बताया, जो 2 दिन पहले हुए हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। उसके कब्जे से आला कत्ल तथा आग्नेय शस्त्र भी बरामद हुए हैं। उसे तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया है। अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लगातार दूसरे दिन बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने अयोध्या के राजऋषि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्रिंसिपल को पद से बर्खास्त कर दिया है। भ्रष्टाचार के आरोप में उन पर यह कार्रवाई की गई है। उन्हें चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय से संबद्ध किया गया है। उनके खिलाफ संविदा पर तैनात लिपिक की मौत के केस की भी जांच कराई जाएगी। पीड़ित परिवार ने प्रधानाचार्य पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल अयोध्या मेडिकल कॉलेज में प्रधानाचार्य के मामले को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गंभीरता से इस मामले को लिया है। भ्रष्टाचार, कदाचार और गंभीर आरोपों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए डिप्टी सीएम ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। तो संविदा लिपिक की मौत के मामले में ये कार्रवाई की गई है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की अब छुट्टी हो गई है। प्रधानाचार्य पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रिंसिपल को उनके पद से अब बर्खास्त कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की अब छुट्टी हो गई है। तो ब्रजेश पाठक ने ये अहम फैसला लिया। अयोध्या के राजऋषि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्रिंसिपल को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में उन पर ये कार्रवाई की गई है। उन्हें चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय से संबद्ध किया गया है। उनके खिलाफ संविदा पर तैनात लिपिक की मौत के केस की भी जांच कराई जाएगी। पीड़ित परिवार के लगातार परिवार गुहार लगा रहा था और अब प्रधानाचार्य को बर्खास्त कर दिया गया है। दरअसल अयोध्या मेडिकल कॉलेज में प्रधानाचार्य के प्रकरण को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बेहद गंभीरता से लिया। भ्रष्टाचार, कदाचार और गंभीर आरोपों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए ये कार्रवाई की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रधानाचार्य को बर्खास्त कर दिया गया और संविदा लिपिक की मौत के मामले में ये कार्रवाई की गई है। प्रिंसिपल को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। वही कांग्रेस आज से सभी ब्लॉक, जिलों और राज्यों के स्तर पर अपना पूर्व निर्धारित जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का समापन 26 जनवरी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू यानी कि मध्य प्रदेश में एक जनसभा के साथ किया जाएगा। आपको बता दें कि पहले यह अभियान 27 दिसंबर को शुरू किया जाना था, लेकिन 26 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन और उनके सम्मान में 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा के मद्देनजर इसे निलंबित कर दिया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभियान के बारे में फैसला 26 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित कांग्रेस कार्यालय समिति CWC की बैठक में लिया गया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रति सम्मान में पार्टी के सभी कार्यक्रमों को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया था। यह अवसर भारतीय संविधान के लागू होने की 75वीं वर्षगांठ भी है और कांग्रेस का जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान की शुरुआत होगी
को लेकर बेहद मुखर होकर कांग्रेस पार्टी लगातार बोल रही है और उसका खामियाजा भी बीजेपी को चुनाव में उठाना पड़ा। और ऐसे में इस बार क्या कुछ उसका असर होता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो कांग्रेस आज से सभी ब्लॉक, जिलों और राज्यों के स्तर पर अपना ये अभियान शुरू करेगी। जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान की शुरुआत करेगी। इस अभियान का समापन 26 जनवरी को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में होगा। तो हर जगह जनसभा का आयोजन किया जाएगा। संविधान के बारे में जनता को समझाया जाएगा, जानकारी दी जाएगी और ऐसे में कांग्रेस पार्टी खुद के वर्चस्व को मजबूत करती हुई नजर आएगी धरातल पर। अब इसका असर क्या चुनाव में हो पाता है, क्या लाभ उठा पाती है कांग्रेस, देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं खेल मंत्रालय ने 2 जनवरी 2025 को 17 पैरा एथलीट समेत 32 खिलाड़ियों को भी देश के दूसरे सबसे बड़े खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि शतरंज विश्व चैंपियन डी गुकेश ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 मेडल जीतने वाली भारत की इकलौती निशानेबाज मनु भास्कर, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं डी गुकेश देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होंगे। उन्होंने इस मामले में अभिनव बिंद्रा को भी पीछे छोड़ दिया है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा को जब खेल रत्न पुरस्कार देने का ऐलान किया गया था तब उनकी उम्र 19 साल थी, जबकि 2 दिसंबर 2025 को डी गुकेश की उम्र 18 साल 221 दिन है। खिलाड़ियों के कामयाब हुए जत्न और ऐसे में अब खेल रत्न इन लोगों को दिया जाएगा। डी गुकेश को भी सम्मानित किया जाएगा। खेल मंत्रालय ने 2 जनवरी 2025 को 17 पैरा एथलीट समेत 32 खिलाड़ियों को भी देश के दूसरे सबसे बड़े खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड देने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि शतरंज विश्व चैंपियन डी गुकेश ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 मेडल जीतने वाली भारत की इकलौती निशानेबाज मनु भाकर, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं डी गुकेश देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होंगे। उन्होंने इस मामले में अभिनव बिंद्रा को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इन सभी दिग्गज प्लेयर्स को सम्मानित किया जाएगा। इनके स्पोर्ट्स स्पिरिट को देखते हुए इन्हें सम्मानित किया जाना है। मनु भाकर, डी गुकेश, इन सभी को खेल मंत्रालय की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। खेल मंत्रालय ने 2 जनवरी 2025 को 17 पैरा एथलीट समेत 32 खिलाड़ियों को देश के दूसरे सबसे बड़े खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड देने का फैसला लिया है। खेल मंत्रालय की तरफ से यह फैसला लिया गया है। मनु भाकर को भी सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल अपने नाम किया। डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम करने वाले डी गुकेश को भी खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 मेडल जीतने वाले भारत के इकलौते निशानेबाज मनु भाकर को भी सम्मानित किया जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को भी सम्मानित किया जाएगा। खेल मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। वहीं संभल में शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने डिवीजन कोर्ट में पेश की है। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने बताया है कि 40 से 50 पन्नों की रिपोर्ट
न्यायालय को सौंप दी गई है। ये रिपोर्ट उन्हें 9 दिसंबर को सौंपना था, पर स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण समय पर रिपोर्ट सौंप नहीं सके। संभल में शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव से हमारे संवाददाता सतीश कुमार सिंह ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा गया? आज शाही जामा मस्जिद की जो सर्वे की रिपोर्ट आई थी, आज कोर्ट कमिश्नर ने पेश कर दी गई है। हमारे साथ कोर्ट कमिश्नर मौजूद है, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आज कोर्ट कमिश्नर आपने है और आपने रिपोर्ट पेश की गई है, क्या नहीं कर रहा है? इसमें हमने लगभग फर्स्ट सर्वे में 1 घंटे के 1.5 घंटे के बीच वीडियोग्राफी की थी। सेकेंड सर्वे में नियर अबाउट 3 घंटे के वीडियोग्राफी हुई थी। तमाम उसमें तस्वीर, फ़ोटो, हर एक एंगल से, हर एक डायरेक्शन फ़ोटो लिए गए थे। सब फोटो हमने विस्तृत रूप से उस पर रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किए हैं। दोनों पार्टी रेस्पोंडेंट और प्लेंटिफ दोनों साथ थे। जिनके जो ऑब्जेक्शन थे वो भी उसमें मेंशन किया है। सर, ये रिपोर्ट आपने कितने पेज की पेश की है? ये 40-45 पेज के आसपास एक रिपोर्ट होगी। क्या सर दोबारा सर्वे हो सकता है सर? अभी ये कोर्ट का व्यू है। सर, इतनी देरी क्यों हुई? इसमें क्या कमी लगी थी? थोड़ा हमारा स्वास्थ्य खराब था, उस पर हेल्थ इशू भी आ रहा था और फिर बेटर तरीके से हो गया था। लेकिन हमारे साथ थे ये रमेश, और उनका कहना था कि जिस तरह कोर्ट में पेश की गई है, तो शाही जामा मस्जिद का लंबा विवाद चलता आ रहा है, तो इसी को लेते हुए आज कोर्ट कमिश्नर ने जो रिपोर्ट पेश की गई है, अब देखना होगा इसमें क्या आगे कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन पर्सन के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।